राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के रेडियो प्रसारण में कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्होंने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह ओडिशा की पुरी में एक मंदिर के पास भगदड़ मचने की घटना से दुखी हैं। ओडिशा की पुरी में रविवार सुबह करीब 4:30 पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। राजस्थान के भरतपुर में सुबह पाइपलाइन खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य के दबे होने की आशंका है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध कई जिलों के दर्जनों कॉलेज के दलित व जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसके समाधान का अनुरोध किया। लगातार बारिश के बीच उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़कोट क्षेत्र में पालीगाड़ और ओजरे डाबरकोट के बीच सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.1 डिग्री कम है। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दलित महिला जो आगे बढ़ रही है उसे निशाना बनाना सामंती मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने एक बार फिर कहर बरपाया। तृणमूल कांग्रेस के 2 कद्दावर सांसद कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा एक बार फिर आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में योग एक जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 21 जून को करोड़ों लोगों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों ने समुद्र तट पर योग किया और 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। साथ ही तीर्थ यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चलो बुलावा आया है, यही हमारी धार्मिक यात्रा की आत्मा है। 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ और 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है तो एक ही भाव सबसे पहले मन में आता है
चलो बुलावा आया है, यही भाव हमारे धार्मिक यात्राओं की आत्मा है। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इनके अलावा इन यात्राओं का एक और बड़ा पक्ष होता है। ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं, लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। साथियों, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग सेवा भावना से इन यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों की लंबे समय से मांग थी कि हल्दी बोर्ड की स्थापना हो, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। शाह ने हल्दी बोर्ड के उद्घाटन पर आभार जताया और कहा कि हल्दी किसान देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सभी हल्दी किसानों को शुभकामना दी। आज भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान
हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को आम आदमी पार्टी ने झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और एमसीडी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, अगर झुग्गी तोड़ दी गई तो दिल्ली चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खाना बनाने से लेकर ऑटो चलाने ज्यादातर लोग इन्हीं झुग्गियों से आते हैं। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है वो झुग्गियों से आती है, आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है, आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है, आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है, आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है, आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है, आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है। अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी। दोस्तों, आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के साथ नेहरू पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया,
निरीक्षण के दौरान सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए और अरविंद केजरीवाल पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर कड़ा हमला बोला। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों, रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं इनके रहते, और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जींस की फैक्ट्रियां चलाते हैं। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली में हास्य योग से जुड़े मदन लाल बहल भारतीय हास्य योग ट्रस्ट ने अपना 10वां महासम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से योग प्रेमियों ने इस महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां योग गुरु मदन लाल बहल ने संस्था द्वारा चलाई जा रही योग कक्षाओं में शामिल होने वाले दिल्ली वासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा एक लंगर का भी आयोजन किया गया। आप भी देखें कार्यक्रम की झलकियां। 11 किलोमीटर दूरी इधर बुद्धा गार्डन, इधर 11 किलोमीटर दूर बिंदापुर पार्क, इधर 7-8 किलोमीटर दूर B2, B3। कितनी दूर से मेरी बच्चियां आई हुई हैं, और कितना सुंदर प्रोग्राम साथियों। और ये देखें 400 लोगों का प्रोग्राम है। ये तो हमने थोड़े थोड़े लोग यहाँ बुलाए हैं साथियों, नहीं तो पार्क में जगह ही नहीं होगी, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा लोगों को बुलाते हैं साथियों। कम से कम लाखों लोग इस समय दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग खासकर एक्सरसाइज की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। हम यही चाहते हैं कि एक्सरसाइज, हर शख्स एक्सरसाइज करे। बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चों को, जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं, पहले तो जवानी में वो बच्चे काम करते रहते हैं, बहुत सारे काम बुजुर्गों के जिम्मे लगा दिए जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि काम करें, लेकिन आधा घंटा एक्सरसाइज यदि करते हैं तो ये देखिए आप, हम कितनी एज के हैं अब मैं नहीं बताना चाहूँगा, सब आप लोग जानते हैं साथियों। एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें साथियों, बस मेरा यही है। मैं तो सुबह उठते ही प्रार्थना करता हूँ। भारतीय सहयोग ये सब आपके द्वारा चलाया गया और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। मैं कई नेताओं से भी थोड़ा सा साथियों, जो हमारे यहाँ के MLA हैं, हमारे यहाँ के जो MP हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है साथियों। आज ललित सुमन हमारे बीच में आए हुए, तो ये शब्द मैं कहना चाहता हूँ, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते साथियों,
मांगते हैं तो सिर्फ पार्क के लिए मांगते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित RIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महान भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सांख्यिकी के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम में ईयरबुक 2025, राजस्थान SDG स्टेट रिपोर्ट 2025 और SDG वेबसाइट 2.0 का लोकार्पण किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोफेसर PC महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत ही अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ जो काम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आधुनिक भारत में सांख्यिकी की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्हें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप सभी को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित बनाने का श्रेय प्रोफेसर महालनोबिस की दूरदर्शी चिंतन को जाता है। 19वां सांख्यिकी दिवस एक विशेष थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पर मनाया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के निष्कर्षों एवं तथ्यों ने देश में नीतियां एवं कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन संभव हो पाया है। आज हमारा देश और प्रदेश आत्मविश्वास के साथ तेजी से विकास कर रहे हैं। उसमें आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सुशासन, नीति निर्माण अब केवल किसी विचार या दर्शन पर आधारित नहीं है। ठोस, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित प्रक्रिया बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनसे न केवल जनकल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डेटा इज द न्यूज ऑयल, द न्यू गोल्ड। डेटा आज केवल सूचनात्मक साधन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। डेटा से देश या राज्य की सांख्यिकी प्रणाली की व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिल रही है। आधिकारिक आंकड़े सरकार की नीतिगत ईमानदारी के प्रतीक हैं। जब आंकड़े सटीक होते हैं, तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। यह गर्व का विषय है कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो न केवल विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक आंकड़े एकत्रित करता है, बल्कि उनके आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर लागू भी करता है। आंकड़ों की मदद से निरंतर निगरानी कर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण आशान्वित जिला कार्यक्रम है। हम योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल बजट व्यय घोषणाओं से नहीं, बल्कि आम जन पर उसके वास्तविक प्रभावों का डेटा आधारित
नतीजों से करते हैं। हमारी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की नींव मजबूत की है। और एक बार जो सम्मानित हुए हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से सांख्यिकी के क्षेत्र में आपकी ये सेवाएं राज्य के विकास में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। छत्तीसगढ़ के जाम गांव में आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, वेयर हाउस और कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 सालों में राज्य विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे उन्हें राज्य सरकार ने पूरा किया है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आज जामगांव एम की इस पावन धरती में हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई सहित गोदाम कुल 3 इकाई के लोकार्पण समारोह में हम सब लोगों का सौभाग्य है, मैं कहूँगा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच में निरंजन पीठाधीश्वर श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से आप लोग हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं तब से छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार अग्रसर है। हम लोग विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी का मतलब आप समझते होंगे, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पिछले 1.5 साल में जो भी बड़े बड़े वादा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सबको पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज पिछले 5 साल 18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज 1.5 वर्षों में वो सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और आज गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना पैसा भी दे रहे हैं। आज जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया, 5,62,000 लोगों को हम लोग चुनाव के पहले दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में वो सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन वो काम जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो भी मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा किए हैं। हमारे वन मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोग तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और जो बोनस वो भी प्रारंभ किए हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम